नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड के अंतिम अपने पास में 100 दिन बचे हैं, उनमें अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए और अपन किन चीज़ों का इन दिनों में ध्यान रखें जिससे अपन फर्स्ट ग्रेड में सक्सेस हो सके। तो अपन पहले पहले बात करते हैं। पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्स्ट ग्रेड की जो मैथ से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि आप पीजी का जो सिलेबस है उसको स्किप ना करें। पीजी का सिलेबस है वो जरूर करके जाएं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पीजी का सिलेबस स्किप ना करें। ये मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि लगभग बच्चों का यही है कि सर हम पीजी का जो पार्ट है वो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कोचिंग वाले इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे, ना कुछ और, बस कुछ दो चार क्वेश्चन लिख दिए, दो चार रिजल्ट लिख दिए और आपको दे दिए कि इनको पढ़ लेना। अब बच्चे को भी ये टॉपिक क्या पढ़े हुए नहीं होते, तो उसको भी हार्ड लगते हैं। इसलिए यदि आपको फर्स्ट ग्रेड की जॉब चाहिए तो जो ये अपना पीजी का जो सिलेबस है इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि इसको स्किप कर दिया तो फिर आपको आगे, क्योंकि लगभग पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसमें से 35 से लेके 36 के आसपास क्वेश्चन थे। यदि इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी शामिल कर लें, साथ में जो अपने पास में यूजी के अंदर अपने पास में जो एक्स्ट्रा अपना सिलेबस है इसका अपन अगर पूरा देखें तो लगभग 35 से 36 क्वेश्चन है। अब इन 35-36 में मान लो आप न्यूमेरिकल और एलपीपी के क्वेश्चन हटा देते हो तो लास्ट में लगभग 27-28 क्वेश्चन बच जाते हैं। फिर भी अगर आपने ये स्किप कर दिया 27-28 क्वेश्चन, तो ये मान के चलो कि आपके लिए पेपर हो गया 120 क्वेश्चन का। अब आपके लिए 120 क्वेश्चन का पेपर हो गया, उसमें से आप कुछ न कुछ क्या करोगे भाई? उसमें से आप करोगे कि आप या तो 120 में से यदि कोई 80 अटेम्प्ट करके आता है या 90 अटेम्प्ट करके आता है, उसमें से आपके कुछ गलत हो जाएंगे तो आप सिलेक्शन की रेंज से ही बाहर होंगे, क्योंकि आपके लिए पेपर ही 120 क्वेश्चन। एक तो जो एक बंदा 100 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चन का पेपर है और एक 120 का जो करके आ रहा है। इसलिए सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आपको इसके अंदर ये वाला जो है इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि पीजी वाला भाग है ये आपको स्किप करके नहीं जाना है। ये चीज़ आप जरूर इसमें क्या रखें, ध्यान रखें। अब पीजी वाले पार्ट में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से करने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पीजी में जो सिलेबस है अपने पास में, जिसमें अपने पास में जो यूजी का जो सिलेबस है उसमें भी कुछ टॉपिक है, तो वो भी मैंने इसी में, मतलब जो सेकंड ग्रेड के अलावा है वो भी इसी में बताए। तो सबसे सिंपल बनता है अपना गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और इजीली आपके सही हो जाएंगे। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ये तो मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, वो वीडियो देख के चले जाना। उसमें जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको बस करने आ गए। तो ये गेम थ्योरी सबसे सिंपल टॉपिक है, तो ये तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये किसी को भी समझ में आ जाएगा, ये सबसे सिंपल टॉपिक है। दूसरा अपने पास में पीडी, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एकदम इजीली टॉपिक है। इसमें अपने पीडी के 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। कई कई बार तो इतने सिंपल क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं कि सीधा, मतलब जैसे क्लोरेट फॉर्म में आ गई, सीधा अपने पास में पीक्यू की जगह ए बी रखना था। तो इस पार्ट को बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये पीडी का भी मैंने वीडियो करवा रखा है, आप अच्छे से देख लें। बस उसमें वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो मैंने सारे करवा रखे हैं, तो वो आप वहां से देख लें और ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। फिर आता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो इसके अंदर आप बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख लें कि कैसे सोल्व करना है, और इसके अंदर जो अपने पास में लाप्लास के कुछ अपने पास में जो फॉर्मूले हैं वो आप देख लें, और कुछ अपने पास में थ्योरम है वो अपने पास में आप देख लें, और उनको कि बस नॉर्मली याद कर लें कि इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, ये थ्योरम ऐसे अप्लाई कर लें। बस इतना सीख लें। हार्ड क्वेश्चन आता है आप छोड़ दें, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें, ऐसा आपको जरूर करना है। एकदम टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, कोई फायदा उससे नहीं है, उससे आप सिलेक्शन से रेंज से बाहर ही हो जाओगे फर्स्ट ग्रेड से। तो फर्स्ट ग्रेड में बिना पीजी सिलेक्शन लेना जरूरी, मतलब बहुत मुश्किल काम है। और इस बार तो ये मान के चलिए कि चांस है कि पीजी सिलेबस के और ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जाए, क्योंकि पीजी वाला जब सिलेबस आप कोचिंग में आपको नहीं करवाते, या मान लो टीचर है तो वो 2-4 रिजल्ट लिखा के छोड़ देता है, लेकिन जब आप पीजी वाला सिलेबस पूरा देखते हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ये छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं इस पे सबसे ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा हूँ कि आप ये वाला जो है वो जरूर करके जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो है वो करके भी चले जाएं, आपके क्वेश्चन आराम से सही होंगे। उनमें पूरा मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी थ्योरी जितना हो सकता है वो सब करवा रखा है, जो भी आपके लिए जरूरी है। फिर आता है टेंसर। तो टेंसर में आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स के अंदर जो रिजल्ट है वो याद कर लें।
साथ में जो अपने पास में मैट्रिक्स के अंदर अपने पास में जैसे सिलेंड्रिकल वगैरह, स्फेरिकल वगैरह है, इनका जो मैट्रिक्स है उनको कैसे, उनसे अपने पास में जो कॉन्जुगेट टेंसर कैसे निकालते हैं, वो वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखें। इतना भी अगर इसमें कर लोगे टेंसर में, जैसे कि सममित कितने बन सकते हैं, असममित कितने बन सकते हैं, उनका जो फॉर्मूले हैं n+1 वाले, वो शॉर्ट नोट से आप देख लें। और जो मैट्रिक्स वाले 3-4 हैं क्वेश्चन की कैसे उनके कॉन्जुगेट निकालते हैं, वो तो वो इतना सीख लेंगे आप इस टेंसर में, तो भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, कोई कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई चीज बहुत हार्ड है, उसको स्किप कर दे टॉपिक के अंदर, लेकिन उस टॉपिक को पूरे को आपको स्किप नहीं करना है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट मैंने आप बता रखे हैं, तो वो सारे आप जरूर करके जाएं। फिर आती है आपकी लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आप ओनली थ्योरी पढ़ लें और उस थ्योरी को ही करके चले जाएंगे, तो भी आपका आराम से अच्छे से काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें थ्योरी से भी आपका सीधा सीधा रिजल्ट उठ के आते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। मैट्रिक्स और रिंग में आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, यानी कि थ्योरम है कि कौन सा फील्ड होगा, कब होगा, कौन सी गुंजाइश, ये सीधे सीधे रिजल्ट है, वो भी याद करके चले जाएंगे। नॉर्मल जो थ्योरम है अपनी, वो याद कर लेंगे, तो भी इसमें आपका काम बन जाएगा। हाँ, पूरा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसमें से कुछ चीजें छोड़ दें, कुछ चीजें बहुत हार्ड लग रही है वो छोड़ दें, लेकिन एकदम टॉपिक स्किप मत करें, क्योंकि उसमें से सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, जैसे रिंग थ्योरी में से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कोई मान लो फील्ड की कोई एकदम सिंपल सी थ्योरम आ जाती है जो डायरेक्ट टिक लगाने वाली होती है, आप छोड़ के चले गए, क्या फायदा हो। तो इसलिए आप इन टॉपिक में से जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो जरूर पढ़ें, और वो सारी आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएंगी एकदम अच्छे से, साथ में क्वेश्चन भी सारे करवा दिए जाएंगे। फिर आता है अपने पास में डायनेमिक्स वाला पार्ट। तो इसके अंदर आपको SHM जो है अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके रिजल्ट याद कर लेने हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, ये अपने पास में जो इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो वो जो नॉर्मल रिजल्ट है वो इसमें ध्यान रखें। हुक्स लॉ का फॉर्मूला आप ध्यान में रखें सिर्फ। स्टैटिक्स के अंदर आपको वर्चुअल वर्क है, इसमें क्वेश्चन अपने पास में प्रीवियस ईयर में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, उसके अंदर 4 मतलब दिए हुए हैं कि कौन से बल का वर्चुअल वर्क 0 होता है, कौन से का नेगलेक्ट नहीं किया जाता, वो वाला भी ध्यान में रखेंगे। तो लगभग वही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, तो वो छोड़ के ना जाए आप, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप सिर्फ एक आंखों से रीडिंग मारने से अगर मान लो सच में वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बाकी बच्चे तो कर लेंगे, आप नहीं करोगे तो आप तो पीछे हो ही गए ना। फ्रिक्शन के अपने पास में 2-3 एग्जाम्पल हैं, वो आप जरूर देख के जाएं कि जो अपने पास में फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं कि उनको किस तरीके से सोल्व करना है, और वो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वो सारे, कि जो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। केटनरी के जो भी रिजल्ट हैं वो जरूर याद करके जाएं, ये हर बार एग्जाम में आते हैं और डायरेक्ट जाते ही टिक लगाने आपको केटनरी के रिजल्ट हैं, और वो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, और वो क्वेश्चन आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट टिक लगाने से ही हो जाता है। इसलिए केटनरी तो आप इसमें जरूर पढ़ के जाए। इस पूरे टॉपिक में से अगर आप सब कुछ छोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं करके जा रहे हो, तो आप तो एक तो वर्चुअल वर्क वाला जो क्वेश्चन है वो, एक हुक लॉ का फॉर्मूला, एक SHM के 2 फॉर्मूले, और केटनरी के 4-5 रिजल्ट, ये तो मतलब एक पेज का काम है, ये तो आप जरूर पढ़ के जाएं, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। इतना काम तो आप कम से कम कर ही सकते हो, इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा। इसके बाद में अपने पास में एक टॉपिक आता है स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे हार्ड टॉपिक है पीजी वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें इतने रिजल्ट याद रखने होते हैं, इतने रिजल्ट, और इसमें लास्ट टाइम 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो। और जितने भी मैंने कई चीजों के नोट देखे हैं, कई टीचरों ने इसमें 2-4 रिजल्ट दिखा दिए और कर दिए, उनसे वो क्वेश्चन कोई सा ही नहीं हो रहा सॉल्व। वो तो अपने क्यों बच्चों को, उनको तो बस जोड़ बाकी बताने की, दो दो बच्चे 4 होते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगेगा भाई बहुत अच्छा बता दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जो आप लास्ट टाइम के 5-6 क्वेश्चन देखोगे ना, वो उन जोड़ बाकी से सही नहीं हो रहे। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पढ़ना, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो अब इसमें से ये भी समझ नहीं आता कि इतनी चीजें आप याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी चीजें याद कर लोगे तो फिर बाकी चीजें भूल जाओगे। इसलिए इसमें से करना क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। लेजेंडरी जो फंक्शन है, इसके 4 या 5 रिलेशन है, वो आपको ध्यान में रखना है, और एक रोड्रिक फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखना है। अब मैंने ये टॉपिक तैयार कर लिया है, मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। इसके अंदर मेरे को देखो, लेजेंडरी जो फंक्शन है, इसकी मेरे पास में, मैंने कोशिश करी तो इसकी मेरे पास में ट्रिक है कि जिससे अपने पास में 2-3 क्वेश्चन आपको सीधे आराम से हो जाएंगे। 3-4 लाइन आपने याद कर लेंगे तो उनसे भी आपके ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 2-3। जो बेसल फंक्शन है, इसका मेरे पास में ऐसा कोई मेरे को नहीं मिला कि जिससे एकदम इसका शॉर्ट मतलब कोई दिखाया जाए। तो इसके तो आपको सिर्फ इतना ही पॉसिबल है कि आप इसके 2-4 रिकरेंस रिलेशन याद कर लो और एक ऑर्थोगोनल वाला फॉर्मूला याद कर लो बस। तो इसके अलावा इतने लंबे लंबे रिजल्ट हैं, इतने लंबे क्वेश्चन हैं, वो अपन एग्जाम में सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन इस टॉपिक को अपन एकदम स्किप भी नहीं करके जा सकते, वो 4 लाइन याद करके भी नहीं जा सकते जिससे अपने क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि उन 4 लाइन से कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें से 5-6 क्वेश्चन मायने रखते हैं, 5-6 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर, 12 नंबर तो बहुत बड़ी चीज है। तो एकदम स्किप करने का इसका कोई वो नहीं है। तो ये चीज मैंने इसमें करवा दी है कि जो भी अपने पास में लेजेंडरी के जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करने हैं,
तो वो आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां देख लेना, तो वो 2-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो देखो, अगर कुछ भी नहीं मिलने से अच्छा है अगर एक क्वेश्चन भी सही होता है अपना, अगर 2 लाइन 3 लाइन पढ़ने से अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो वो आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए। चाहे आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, आपको वो लाइन तो समझ में आएगी आएगी। इसलिए एकदम स्किप करना मूर्खतापूर्ण काम है। इस वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा इसलिए इस पे जोर किया क्योंकि लगभग बच्चों के मेरे पास में जो आता है वो यही कहते हैं पीजी वाला पार्ट स्किप कर दे। यहाँ तक कि जो सेकंड ग्रेड में टीचर लगे हुए हैं वो भी यही कहते हैं कि पीजी वाले पार्ट के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ये पार्ट आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये बिल्कुल आपको एकदम पक्का दिमाग में बैठा लेना। अब इसकी अगली बात पे अपन चलते हैं। तो अगली बात यह है कि मैथ को पढ़ने का थोड़ा सा अपना तरीका है वो सही चुनिए। आज तक मैंने लगभग बच्चों का देखा है कि उनका जो पढ़ने का तरीका है मैथ का वो ही सही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप क्या करते हो, कई कहते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 3 बार सोल्व कर लिए, कोई कहता है 4 बार सोल्व कर लिए। भाई क्वेश्चन सोल्व करने से, रट्टा मारने से मैथ का कोई फायदा नहीं होता। मैथ को पढ़ने का तरीका ये है कि पहली चीज तो आपको मैथ के अंदर कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए। कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को शुरू से लेके अंत तक सोल्व करने की एबिलिटी होना जरूरी है। बहुत से बच्चों में ये नहीं होती, क्वेश्चन देखते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और लास्ट में होता है नहीं। इसलिए कैलकुलेशन पूरा लास्ट तक करने की आपकी सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए, ये मैथ के लिए सबसे जरूरी है। दूसरी चीज ये जरूरी है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके लिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि उसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ये सीखें कि ये इस टॉपिक से, मान लें जैसे वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो वेक्टर कैलकुलस में ये सीखें कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखोगे 10 से 12 क्वेश्चन, 10-12 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब उन क्वेश्चनों को अपन को किस मेथड से सोल्व करना है ये भी आप वहीं पे सीख लोगे जब उनके सॉल्यूशन देखोगे कि देखो इस 10-12 टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे को इस टाइप से सोल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे को इस टाइप से सोल्व करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उनका सॉल्यूशन देख के आप अपना दिमाग चलाना सीखें कि मैं भी अगर मेरे पास में एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरीके से सोच के इस क्वेश्चन का उत्तर हल तक पहुंच सकता हूं, और उस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो करने की आदत खुद डालें। बहुत बार रिपीट करने से, बहुत बार रट्टे मारने से कभी भी मैथ नहीं आएगी। एटलीस्ट फर्स्ट ग्रेड में तो सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर अभी तक आप 6 पेपर देखोगे, इस बार क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम के जो 6 पेपर अभी तक हुए हैं वो देखोगे तो वहां पता चलता है कि आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग पेपर अपने पास में ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो ये आदत आज से डालें कि मैथ को पढ़ने के लिए आप ये चीज सीखें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और उनको किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ना कि जो रटी रटाई थ्योरी है वो आगे बता दें बच्चों को या बच्चे उसको रट लें। उससे आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो सकता। बहुत से राजस्थान के नामी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका पिछली फर्स्ट ग्रेड में एक भी सिलेक्शन नहीं है, और कई लोग तो मतलब कोचिंग ऐसे चला रहे हैं जिनका खुद का भी सिलेक्शन नहीं है। तो ये चीज किसी की बुराई करने का मकसद नहीं होता। ये बात यह है कि जो कोचिंग मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको वास्तविकता बताई जाए, क्योंकि आप जब उन चक्रों में पड़े रहोगे कि हाँ नॉर्मल चीजों में आपको भला पुरस्कार दिया जाएगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा और लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो दुख आपको होगा। उनके कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको फीस मिल गई है। इसलिए ये सच्चाई आज जरूर सीख लें कि मैथ को जब तक आप अच्छे से पढ़ने का तरीका चेंज नहीं करोगे, वो रटी रटाई चीजें हैं उनसे सिलेक्शन नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 बार सोल्व कर लिए हो, आप किसी की सीट के 10 बार कर लिए हो, कुछ नहीं होता जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन है और उस टाइप से सोल्व करने हैं। अगर इस टाइप से आप सीख गए तो किसी टॉपिक के आप 40-50 क्वेश्चन करके भी उस टॉपिक के पूरा अच्छे से कर सकते हो, और रट्टा मार के आप चाहे 200 क्वेश्चन सोल्व कर लो, उनको 10 बार सोल्व कर लो, फिर भी आप मैथ नहीं सीख सकते। बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन सोल्व करने से कभी मैथ नहीं आती। मैथ जब आएगी जब आप पढ़ने का तरीका चेंज करोगे कि देखिए मैथ में मैं किस तरीके से अपना दिमाग मैथ में चलाना जरूरी है। ये चीज अभी से आदत डाल लें आपकी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। अब आपको देखिए मैथ में क्या करना है कि अभी रिवीजन के टाइम क्या करना है। तो देखिए रिवीजन में आप एक तो अपने पास में जो थ्योरी है वो पढ़ोगे, और थ्योरी हमेशा शॉर्ट नोट्स आप बना लें। आपके नहीं बनाए हुए हैं तो आपके पास अभी टाइम नहीं है, मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रखे हैं, यूट्यूब पे सॉरी टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रखे हैं, आप वो देख लें। और मैं एग्जाम तक आपको पूरे शॉर्ट नोट्स एकदम अच्छे से लिख के जिसका जो पॉइंट टू पॉइंट है वो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं वो सारे आपको एग्जाम से 1 महीने पहले अवेलेबल करा दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट होंगे और सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है वो सारे अवेलेबल करवा दूंगा। तो मैथ में रीजन में आपको क्या करना है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो नवकार या जेपीएच के ओनली सोल्वर्ड एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इस चीज को कर पा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो फिर आप नवकार या जेपीएच के सोल्वर्ड एग्जाम्पल हैं वो सोल्व करें, और इन सोल्वर्ड एग्जाम्पल में भी वही सोल्व करें जो अपने पास में बीएससी के एग्जाम में या अपने पास में एमएससी के एग्जाम में 2-3 बार आए हुए हैं। आपको लिखा हुआ होता है कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 बार आया हुआ है, ये 3 बार आया हुआ है, तो वही क्वेश्चन आपको सोल्व करने, प्लस नवकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। अब इसमें से भी आप ये पार्ट है, इसमें से आप ये
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नवकार वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन पे थोड़ा ज़्यादा मतलब पहले इनको करें। अगर ये वाले एग्जाम्पल आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो पहले इनको भी कर लोगे तो भी आपका अच्छे से काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जो फॉलोड एग्जाम्पल, और वो भी वो वाले एग्जाम्पल जो बीएससी के एग्जाम में 2-3 बार आए हुए हैं, बस इतना काम आप अच्छे से समझ के कर लोगे ना, तो इतना बहुत ज्यादा करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। अगर पेपर का लेवल अच्छा आ जाता है, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपने 1000 क्वेश्चन करे तो आप उसमें सक्सेस होगे। नहीं, पेपर का लेवल हार्ड आने का मतलब ये है कि आपका दिमाग कितना अच्छे से काम करता है। जिस इंसान का दिमाग अच्छे से काम करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ज्यादा बुक पढ़ने वाले का तो कभी नहीं होता। पेपर का लेवल आने का मतलब ये है कि आपको दिमाग चलाना है, और जो दिमाग चलाएगा वही सक्सेस होगा। बस इतनी सी गणित है ये कभी ये सी गणित नहीं है कि लेवल हार्ड आ गया इसका मतलब जो ज्यादा किताब पढ़ के आया है, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके आया वो सक्सेस होगा, कभी नहीं होगा। वो तो रट्टी रटाई चीजें हैं जो चलती आ रही है हमेशा से। उसमें वही सक्सेस होगा पेपर हार्ड में जो अपना दिमाग चला सकता है, जो अपने पास में मेंटली स्टेबल होता है। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आपको मेंटली स्टेबल होना मैथ के लिए बहुत जरूरी है। 11th-12th के लिए सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, ये बहुत है। फिर भी किसी को लगता है मेरे को एक्स्ट्रा करना है तो एसआर सैनी के सिर्फ और सिर्फ सॉल्वर्ड एग्जाम्पल कर लें, बहुत है। बहुत ज़्यादा करने से बहुत चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों को अच्छे से करने से ही आराम से अच्छे से काम हो जाता है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में मैथ के अंदर आपको स्पीड को अच्छी करनी है, यानी स्पीड आपकी मैथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन करने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो कंसेप्ट हैं फॉर्मूले हैं वो अच्छे होने चाहिए। और कैलकुलेशन हमेशा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करनी है, और बहुत कम स्टेप में करनी है। बहुत कम स्टेप करने का मतलब ये है कि आपको जैसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। उस वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए आपको 2-3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं सीधी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मतलब स्टेप आप ज्यादा ना लिखिए, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा, इसलिए स्टेप हमेशा कैलकुलेशन करते टाइम कम लिखें। और कैलकुलेशन हमेशा कम जगह में करें, क्योंकि अपने पास में जो पेपर होता है उसमें इतना स्पेस अपने को नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा कम स्पेस में कैलकुलेशन करने की आदत डालें। क्योंकि आपको वहाँ पे पेपर में ही कैलकुलेशन करनी होती है, और पेपर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। वैसे तो स्पेस बहुत होता है, लेकिन मतलब उस स्पेस में आपकी करने के लिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके ऊपर या साइड में जगह है उसमें, मतलब थोड़ी जगह में आप कैलकुलेशन करने के आदी होनी चाहिए, उसमें आप कर सकते हो। स्पीड अच्छी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैंने अभी मतलब काफ़ी टाइम से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास में कुछ चीज़ें तो कलेक्ट हो गई है। अभी मैं कुछ चीज़ें और कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि स्पीड आप बढ़ा कैसे सकते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए अप्रोच चेंज कर सकते हो, और किस तरीके से इन चीज़ों में टाइम लगता है। एक दिन में मतलब आके सिर्फ व्यू के लिए ये चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। जब तक अपन उसमें पूरा अच्छे से काम नहीं करके फिर अगर उसमें समझाएं तो लोगों को मतलब समझ में आना चाहिए। दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं पर वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम से पहले मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो आप उसको लास्ट में अप्लाई करके देखना, आपको जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आपके जो अटेम्प्ट करते हो उससे बढ़ ही जाएंगे। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान में रखें। कैलकुलेशन स्पीड हमेशा फास्ट रखें, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन होता है, कई बार आपको ऑप्शन में देखते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन में लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म की कैलकुलेशन करने से ही आपका आंसर है वो हो जा रहा है, तो आप सिर्फ कांस्टेंट टर्म की कैलकुलेशन ही करें। यदि एक्स स्क्वायर का कौन जो गुणांक है उससे अपनी अगर मतलब आंसर पता चल रहा है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का ही कैलकुलेशन करें। जितनी कैलकुलेशन ऑप्शन में रिक्वायरमेंट है उतनी करें आप। अगर कोई वैल्यू रखने से काम हो रहा है तो वैल्यू रख के कर लें। मतलब ऐसे अपने आप को पूरा सॉल्यूशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान में रखें, तो आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। यूजी जो वाला पार्ट है उसमें आपको हर जगह यही सीखना है, हर टॉपिक में, कि जितने भी अलग अलग टाइप के पर्सन बन सकते हैं हर टॉपिक में। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को किस मेथड से किया जा रहा है, ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग में याद कर लें। और फिर उन्हीं उन्हीं तरीकों को अपने एग्जाम में क्वेश्चनों को सोल्व करने में लगाएं, जिससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हो गए हैं उनके आप आंसर याद रखें। अब आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के 1 महीने पहले आपको ये सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं या कुछ जो याद करने वाले क्वेश्चन हैं, या सारे आपको जो भी आपके माइंड में मेमोरी में याद रखने वाली चीजें हैं वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी 1 महीने पहले। अभी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अभी से रटना शुरू कर दोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अभी अपने क्वेश्चन सोल्व करिए। सबसे इंपॉर्टेंट और आजकल का सबसे मेन मुद्दा, टेस्ट सीरीज। तो एक चीज फर्स्ट ग्रेड वाले आप दिमाग में बैठा लें, ओनली फुल लेंथ टेस्ट। सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही आपको देने हैं, और अगर फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो 6 अपने पास में प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, उनकी फोटोकॉपी निकलवा लें और उन्हीं को दें। ये जो टॉपिक वाइज वाले 40-50 क्वेश्चन वाले जो है इसमें अपना टाइम खराब बिल्कुल ना करें, 1% भी फायदा नहीं होगा और गलत आदत पड़ेगी, टाइम खराब होगा। ये शुरू में भी मैंने कहा है
और ये मैं अब भी कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के चक्करों में इतना ज़्यादा मत पढ़ो, जब तक आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं मिल रहा है तब तक टेस्ट सीरीज में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट, और वो भी एग्जाम पैटर्न पे होता है, तो आपके लिए काम का है। सिर्फ जैसे मान लीजिए मैं कैलकुलस का आपको करवा दिया, 11th 12th में यही दे दिया, ग्रेजुएशन में यही दे दिया, इसका टॉपिक देके जा रहे हो तो सीट सॉल्व करने जैसा है। क्या पेपर में सिर्फ कैलकुलस आती है क्या? जब तक पेपर पूरा एग्जाम पैटर्न पे अपने पास में फुल लेंथ टेस्ट नहीं होता, जब तक अपने उसका बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए हमेशा, क्योंकि जो अपने पास में क्वेश्चन की स्पीड है ये तो आप अपने घर पे करके ही देख सकते हो, अपने पास में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, अपने पास में बुक्स के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वहां से अपनी स्पीड बढ़ाओ ना। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? क्यों आप टेस्ट देने जा रहे हो, फिर वहां पे क्वेश्चन कर रहे हो, फिर उसका रिजल्ट देखने में टाइम खराब कर रहे हो? और आजकल तो कोचिंग के पेपर भी देखे मैंने, सारे के सारे ऐसे कैसे सीट में से उठा के पूरा पेपर बना दे रहे हैं। तो वो चीजें आपको कभी बेनिफिट नहीं देती है, उसमें अपना इतना वक्त खराब। फुल लेंथ टेस्ट दें हमेशा, फुल इंटरेस्ट जो एग्जाम पैटर्न पे हो, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो उनकी फोटोकॉपी निकलवा लें, और उनका हर 5-7 दिन से एक पेपर दे दें, और उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करें, उससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब आता है आईसीटी वाला जो पार्ट है। तो आईसीटी वाले पार्ट में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी अच्छी कोचिंग जो भी आपको अच्छी लग रही है उसके नोट्स पढ़ लें, उससे आपका काम हो जाएगा। या आपको कोई बुक अगर पहले से पढ़ रखी है तो वो पढ़ लें, अगर अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट्स के भरोसे ही रहे। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत अपने पास में नहीं होता, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनका अपने पास में नॉर्मल अपने को इनका नॉलेज होना चाहिए। जो अपने पास में टीचिंग में जो अपने पास में नॉर्मल ऐड काम में लिए जाते हैं, जो कि अपने पास में उनका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कम्युनिकेशन में आपको पता ही है कैसा क्या होता है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ें। कुछ इसके अंदर जो मॉडल्स होते हैं, जैसे एडगर डेल का अनुभव जार वाला जो अपना दिया हुआ है, तो इनके आप थोड़ा सा इनका पढ़ लें कि किसके द्वारा दिया गया है, क्या दिया गया है, इसके अंदर क्या मतलब थ्योरी है। तो वो बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लें, तो आपका आईसीटी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसको इतना ज़्यादा मतलब दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बुक लाए, क्या वो। नॉर्मल नोट्स पढ़ने से भी इनका, अगर आपका दिमाग अच्छा काम करता है तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए आप इस पर ज़्यादा बहुत वो दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में आता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने पास में जीके फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो जीके है, इसके अंदर राजस्थान जो हिस्ट्री है अपने, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको नोट्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, कि इससे शॉर्ट आपको मतलब नोट्स नहीं मिलेंगे। जो राजस्थान हिस्ट्री के मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो आप पढ़ लें, उनसे आपका काम हो जाएगा। इस राजस्थान हिस्ट्री वाले पार्ट में आप किसान आंदोलन और प्रजा मंडल के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। कौन सा प्रजा मंडल कब स्थापना हुई है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जो लास्ट टाइम में आप उसका रिविजन करके जा सकें। कल्चर है, ये आप नॉर्मल ऊपर ऊपर पढ़ लें, इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एकदम नॉर्मली ऊपर से रीडिंग मारेंगे तो भी आपका कल्चर है वो सही हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, इसमें किसी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ लें, बस इतना ही काम इसके अंदर सफिशियंट है। फिर उसके बाद में आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आप ओनली नोट्स पढ़ें किसी भी कोचिंग या किसी अच्छे टीचर के। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप इस बुक से आपको क्या करना है, बुक से शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। मैनेजमेंट के लिए बुक से शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा लिखा हुआ होता है, तो उसको जब तक आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, आपके जैसे किसी कोई फुल फॉर्म है तो वो लिखें, आरटी के अंदर को जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो लिखें, जो मॉडल अपने पास में अलग अलग दिए हुए हैं उनको आप लिखें, जो अपने डाइट वगैरह का चार्ट है तो उस चार्ट को अपन ध्यान में बना लें। तो ये शॉर्ट नोट्स इसके जरूर बनाए मैनेजमेंट के, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स से आपके मैनेजमेंट सबसे सिंपल पार्ट आता है फर्स्ट पेपर में, और ये शॉर्ट नोट्स आप लास्ट में रीडिंग मार के चले जाओगे तो आपकी सही हो जाएंगे। कौन सा, जैसे अपने पास में कोरोना टाइम में अलग अलग ये चलाए गए थे, तो कौन सा कब चला गया, इसके कितने चरण थे, ये सारे शॉर्ट नोट्स में होंगे, तो आप 4-5 पेज में इसकी रीडिंग मार के जा सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं। मेरे को इसमें विजय सियाग सर के नोट्स सबसे अच्छे लगते हैं, शॉर्ट और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए नोट्स। इससे अच्छे नोट्स मैंने तो नहीं देखे, क्योंकि सब चीजें कईयों ने मिक्स कर रखी है तो मिक्स याद नहीं होते। मेरे को तो सबसे अच्छे लगे थे। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो जो आपको अच्छा लगे वहां से करें, लेकिन इस पार्ट पे जरूर फोकस करें, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो इस राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी। तो देखो, इंडियन पॉलिटी ऐसा है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो बस उसको पढ़ लें, उसमें ज्यादा मतलब ये नहीं है कि इसको मैं कितना कैसे अच्छा करूं, क्योंकि पॉलिटी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ने से भी नहीं होता। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें पूरा एक्यूरेसी करूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मल पढ़ के चले जाना, उसमें से क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इसमें अगर इतना टाइम खराब करोगे कि मेरे को तो इसके क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब बहुत डीप में जाके पढ़ूंगा ये वो, तो अपने को नहीं पढ़ना, वो आर्ट के लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। इस चीज का आप जरूर ध्यान में रखें, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। फिर मैथ और रीजनिंग, जहां से भी आप कर रहे हो आप कर लें। अगर आपसे वहां से नहीं हो रही है तो मैं एक वीडियो के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग
अलग अलग वीडियो बना दूंगा, एक मैथ के लिए और एक रीजनिंग के लिए, कि जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप वो करके चले जाएं, और आप मैथ के स्टूडेंट हो तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिर्फ इसमें मैथ में ये स्टैटिक वाला जो पार्ट है, सांख्यिकी वाला, उसके 2-4 जो रिजल्ट है उसका जो है उसका जरूर ध्यान रखें। उसमें 1-2 क्वेश्चन अपने पास मैथ वालों के गलत होते हैं, तो इसके लिए इस पर थोड़ा ध्यान रखें आप, जरूरी है। सांख्यिकी के जो रिजल्ट है, कौन सा बहुलक है, वो कहाँ पे काम में लिया जाता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ये वो। और अगर आपको इनका नॉलेज नहीं है तो टेंशन ना ले, वीडियो में बता दूंगा। फिर आता है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के लिए आप 9th से 12th तक हिंदी व्याकरण है, उस बुक का क्या कर लें, रिवीजन कर लें, जो भी आपके सिलेबस में है, रीडिंग मार लें, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जिसकी अच्छी है तो वो तो उसका तो करना ही क्या, लेकिन जिस जो मेरी तरह से हो तो उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना टाइम खराब ना करें। ओनली नरेशन और पैसिव है, इनके रूल पढ़ लें, और जो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है इसके रूल पढ़ लें, और मॉडल के रूल पढ़ लें, इससे भी अपना काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली रूल पढ़ लें और इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर लें तो आपका काम हो जाएगा। और फिर आती है साइंस। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी या आरबीएससी वाली जो बुक है वो पढ़ लें, उसमें रीडिंग मार लें 9th और 10th की जो बुक है। करंट के लिए आप एक फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल कोई बुकलेट आती है या तो वो पढ़ लें। लेकिन इन बुकलेट में क्या रहता है, नाम के चक्कर में बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, नाम इसलिए कि लास्ट में ये कहेंगे मेरी बुक में से इतने क्वेश्चन आए, तो ये बुकलेट में बहुत ज्यादा लिख देते हैं। तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, या तो कोसमोस वाले के नोट्स ले सकते हो, आजकल एक नानक क्लासेज है वो भी, उसके भी मतलब करंट के नोट्स अच्छे बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी करवा रखा है, तो यहाँ से कर लें। या कोई भी और टीचर आपका अच्छा लगता है तो वहां से करें। ज्यादा जो बुकलेट जो जिनमें बहुत ज्यादा लिखा होता है इस नाम के लिए कि मेरे बुक में से इतने आए, ऐसी बुकलेट से बचें। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है करंट में वहां से आप कर लें। फिर उसके बाद में आता है कि दिन में आपके पास में लगभग 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटे में आपको क्या करना है, दिन में सोना बंद कर देना है। इसलिए कर देना है, ये चीज आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, कि दिन में सोना इसलिए बंद करना है क्योंकि एग्जाम है वो सेकंड पारी में भी हो सकता है, और कई बार एग्जाम ऐसे होता है कि पहला और सेकंड पारी दोनों में हो सकता है, जो लास्ट टाइम हुआ था। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है और आज दिन में सोते हो तो निश्चित ही आपके पेपर में आपको ये चीज असर डालती है। अगर आप रेगुलर रोज दिन में सो रहे हो और आपका रात का टाइम में, सॉरी, अगर आप रेगुलर दिन में सो रहे हो और उस टाइम आपका पेपर होता है तो वो आपको जरूर आलस्य देता है, उस टाइम आपका दिमाग जरूर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए दिन में सोने की आदत को बंद कर दें, दिन में सोना एकदम बंद। क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है दोपहर में, भाई दोपहर में भी हो सकता है, सेकंड पारी में या फर्स्ट पारी में भी हो सकता है। तो ये दिन में सोने वाली जो आदत है इसको चेंज करें। दिन में लगभग 24 घंटे में से आप 14 घंटे जरूर पढ़ें। इन 14 घंटे में आप क्या करें, लगभग 6 घंटे मैथ पढ़ें। 5 घंटे जो जीके वाला पार्ट है जिसमें से आप ये करंट और मैनेजमेंट और साइको ये हटा दें। तो 6 घंटे आप मैथ पढ़ें, 5 घंटे आप जीके पढ़ें, और 3 घंटे आप जिसमें आप साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, जो अपने पास में आईसीटी वगैरह है ये, और ये करंट अफेयर और मैनेजमेंट, ये 3 घंटे में आप पढ़ें। तो ये जो भी आपको, अगर सुबह आपका मैथ में दिमाग चलता है तो सुबह मैथ पढ़ लें 6 घंटे, फिर 5 घंटे आप जीके पढ़ लें। या आपका सुबह अगर मान लो ऐसे है 3 घंटे मैथ पढ़ ली, 2 घंटे जीके पढ़ लिया, तो जो भी आपका टाइम सुटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कम से कम इतना टाइम जरूर निकालें। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की नौकरी, गजेटेड ऑफिसर, आपके सिग्नेचर चलते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी समाज में इस पोस्ट की वैल्यू है। तो अगर आपको फर्स्ट ग्रेड लगना है तो उसके लिए इतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना सक्सेस कहीं नहीं मिलती है, और मेहनत ईमानदारी से करोगे तो सक्सेस ऐसा है भी नहीं कि आपको नहीं मिलेगी। ईमानदारी से मेहनत की हुई है उसका आपको फल मिलता ही मिलता है। इसलिए इतना टाइम जरूर निकालें और उसमें एकदम ईमानदारी से मेहनत करिए, फुल टाइम पढ़िए। किसी प्रकार का मोबाइल चलाना, किसी प्रकार की क्लास देखना बिल्कुल बंद कर दें। अब क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, उसमें टाइम खराब कर रहे हो, अपना टाइम खुद के ऊपर दो। अब क्लास देखने का टाइम नहीं है, बस टाइम आप क्लास में देखो तो कोई रिवीजन क्लास है या 1 घंटे की है, 2 घंटे, 1 घंटे में आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, उसमें आप ट्यूशन हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें आप ये नहीं है कि दिन में 8 घंटा क्लास देख रहे हो, 10 घंटा क्लास देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई करंट की क्लास देख रहे हो रोज, तो उसको ठीक है 10-15 मिनट आपकी रिवीजन वाली आती है, महीने की आती है, वो देख रहे हो, वहां तक ठीक है। लेकिन आप उसमें इतना टाइम खराब कर रहे हो, अब उस चीज का कोई सेंस नहीं है। इसलिए वहां पे टाइम बचाएं और खुद के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा दें। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो मैथ को आप पढ़ने का ये हो सकता है कि आप यूजी वाला जो पार्ट है उसको 3 घंटे दें। 3 घंटे में 1 घंटे उसके थ्योरी पढ़ें अच्छे से, उसके जो क्वेश्चन है सोल्व किए हुए उनको समझे कि किस तरीके से सोल्व किया हुआ है, और 2 घंटे आप क्या करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए रोज। ऐसे ही आप पीजी और 11th 12th वाला पार्ट है उसके आप क्या करिए, 3 घंटे में आप या तो 11th 12th का टॉपिक ले लो या पीजी का, उसमें 1 घंटे उसके जो भी थ्योरी के है वो पढ़ लें। कोई छोटा टॉपिक है तो उसकी थ्योरी कम करें, और 2 घंटे तक आप क्वेश्चन उसके सोल्व करें। तो ये आप रोज कम से कम 120 क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, क्योंकि पेपर में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इसलिए कम से कम है ये, तो दिन में आप 120 क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, क्योंकि एग्जाम में आपको 120 सोल्व करने हैं। अगर आपको आदत नहीं पड़ेगी तो आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे।
अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 80 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूरे 120 में से 120 थोड़ी करके आने। अरे जब आप 120 अब करोगे ना तब जाके एग्जाम में वो 120 में से कुछ कर पाओगे और उसमें से कुछ सही होंगे। इसलिए आदत हमेशा 120 क्वेश्चन कम से कम दिन में जरूर करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। और देखो एक ये बेसिक स्वभाव है कि लाइब्रेरी में आपके पास बैठा है वो आपको झूठा ज्ञान दे देगा कि मेरे पास पेपर आया हुआ है, लोगों के पास पेपर आता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अब तो ये बुक पढ़नी चाहिए, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये कोचिंग वाला ऐसे करवा रहा है, ये करवा रहा है। इन चीज़ों से बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपने मैटर पे टिके रहो, अपने मैटर को अच्छे से पढ़ लो, अपने दिमाग में बैठा लो और लास्ट तक उनसे जुड़े रहो। ज़्यादा लोगों से ना मिले। टेस्ट सीरीज में मान लो किसी ने कोई आपको झूठा ऐसे कह दिया, ये करो वो करो, तो इन चीज़ों से ध्यान भटकना नहीं है। अपनी चीज़ों पे फोकस रखें। नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव बातें, माहौल बनाने वाले ये आपके आसपास जरूर रहेंगे। ये सोशल मीडिया पे भी रहेंगे, आपकी लाइब्रेरी में रहेंगे, ये आपकी बस में रहेंगे, हर जगह मिलते हैं। मेरे को तो ऐसे लोग भी मिले हैं जिनका कभी थर्ड ग्रेड पास नहीं हो सकता और बोलते हैं कि हमें लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड तो बनना ही नहीं है, ऐसे जॉब का हम क्या करेंगे। ऐसे लोग भी मेरे को तो मिले हैं। तो ये बोलने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उस एक एग्जाम में बैठ के ऐसे एग्जाम देख के पास नहीं कर सकते, जब तक आपको उस चीज़ की रियलिटी पता नहीं होगी। और मार्केट में बहुत सी झूठी चीज़ें लग रही हैं, बहुत से लोग हैं जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं भटकना है, लास्ट तक बुक से जुड़े रहना है, उन्हीं में मेहनत करनी है, खुद पे मेहनत करनी है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें, अपनी मेहनत करते रहें और 260 प्लस एग्जाम में स्कोर करने का जरूर सोचें। क्योंकि इतना अच्छे से सोचोगे तो ही आपको कुछ हद तक मतलब एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हो। पेपर देखो हार्ड आ जाता है, सिंपल आ जाता है, उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होता था। नॉर्मली मैंने ये बताया कि नॉर्मल जो पेपर होते हैं उनमें आप 260 प्लस तो स्कोर का टारगेट जरूर रखें। 153 पोस्ट अच्छी है, तो इनमें अगर पेपर ठीक ठाक आता है, बहुत ईजी नहीं आता है, तो आराम से इनमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पेपर पेपर हमेशा कैलकुलेशन वाला आता है, तो इसकी आदत आपको अभी से डाल लेनी है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये अब भी बोल रहा हूँ। अगर मेहनत की भी आपकी खराब हो जाएगी जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं होगी। पेपर हमेशा कैलकुलेशन वाला आता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। एग्जाम में आप कम से कम 100 प्लस पर्सन हल करने का टारगेट रखें कि मेरे को एग्जाम में मैथ के पेपर में 100 प्लस क्वेश्चन करने हैं। और ये कहीं टेस्ट देते हैं वहाँ भी अप्लाई करें और एग्जाम में भी अप्लाई करें। क्योंकि आप जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैथ में 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है। ये जो लोग कहते हैं कि आप सही करके आओ, वो फालतू चीज़ें हैं। 100 प्लस क्वेश्चन करके आओ, उसमें से कुछ गलत हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा रखो। अगर आप पर्सन को हल करके आंसर कर रहे हो या आपका नॉलेज है कि मेरे को ये लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर करके आएँ। नेगेटिव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है या आपका पढ़ा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर टिक करें, नेगेटिव से नहीं घबराएं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा रखें। एक बार क्वेश्चन को हल कर लिया तो दोबारा ना देखें, क्योंकि दोबारा चेक करने में टाइम खराब होता है। चाहे वो गलत हुआ हो चाहे सही हुआ हो, एक बार हल कर दिया तो फिर आगे बढ़े। दोबारा अटेम्प्ट करना कभी भी आपको नहीं है। पेपर को पढ़ने में ज़्यादा समय खराब, मतलब पेपर मिलता है तो उसको पढ़ने में कई लोग 5 से 10 मिनट खराब कर देते हैं, कभी नहीं करनी। पेपर हार्ड आया तो भी आपको सोल्व करना है, पेपर सिंपल आया तो भी आपको सोल्व करना है। इसलिए पेपर मिलते ही उस पर टूट पड़ो और उसको सोल्व करो। और शुरू के समय में हमेशा मैथ को सोल्व करनी है, ना कि मेथड। कई लोग आपको, लगभग लोग ही आपको ये कहते हैं कि मेथड शुरू में कर ले, कभी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि शुरू में आप एकदम तरोताजा रहते हो और आपके अंदर ऐसा रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उस 1 घंटे में मैथ सोल्व करें। टीचिंग मेथड तो चाहे आप लास्ट में भी सोल्व कर लो, कभी कर सकते हो। ये तो सिंपल चीजें हैं, टिकी तो लगानी होती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा, तो वो 1 घंटे शुरू में जो एनर्जेटिक रहता है ना, उसमें आप मैथ सोल्व करें। और अगर आपने उस टाइम मैथ के अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आपने शुरू में मेथड में खराब कर दिया टाइम और फिर आपके मैथ के भी मान लो शुरू के क्वेश्चन नहीं हुए, तो आपका पेपर वहीं बाहर हो जाओगे आप। तो शुरू की अगर 1 घंटा है उसमें आप मैथ सोल्व करें और अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छी है। झूठी हवाबाजी और दिखावे वाले लोग हैं जो कि आपको मतलब हर जगह मिलते ही हैं, उनसे आपको दूर रहना है। जो यूट्यूब वगैरह पे कि ये ऐसे हो जाएगा, ये होगा, बम्पर धमाका, फलाना ढिकाड़ा, इन सब से दूर रहना है। और ईमानदारी से, प्योर ईमानदारी से मेहनत करिए और बुक पे मेहनत करिए, खुद पे मेहनत करिए और क्वेश्चन सोल्व करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपने अंदर अच्छी आदतें डालिए और ज़्यादा लोगों से जिद ना करें। भाई लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे कि मतलब ये होगा वो होगा, तो उनसे जिद ना करें कि ऐसा होगा वैसा। आप उनको इग्नोर करें और अपना काम करते रहें। लोगों का काम है करना और वो कहेंगे ही। इसलिए उनको इग्नोर करने की आदत डालें, ये सबसे अच्छी आदत है। एग्जाम टाइम में ये सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम का पेपर देने जाते हो, वहाँ लोग आपको दिमाग खराब करने के लिए लगे रहते हैं कि ये पेपर आउट हो गया, ये ऐसे हो गया, पेपर ऐसे आता है वैसे आता है। उस टाइम आप इन चीज़ों से जरूर बचें, कोई मतलब नहीं रखना इनसे। और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, पोस्ट बढ़ेगी, इस टाइप की न्यूज़ आती रहती है। एकदम 100% इग्नोर मारना है। 153 पोस्ट बहुत अच्छी हैं और आपने अच्छे से शिद्दत से मेहनत करी है तो आपको फर्स्ट ग्रेड मिल जाएगी। इसलिए आप इन चीज़ों से एकदम दूर हो जाएं, ऐसी चीज़ों से 100% दूरी बना लें और अपना पूरा टाइम अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए। भगवान आपको सफलता दे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म।
और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करें, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।